हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। देखो, हमें पता है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 115 एलिमेंट्स हैं। अब 115 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई है ताकि 115 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो इजीली हम पढ़ सके, क्योंकि अगर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं उसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी वही रहती है। वो काफी इजी हो गया है किसी भी एलिमेंट्स को पढ़ना। उसी तरीके से अब एलिमेंट्स के नेमिंग इतने बड़े हैं, उनको बार बार लिखने की बजाय एक स्टैंडर्ड सिंबल बना दिए गए हैं ताकि हम उन सिंबल को देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। जैसे फिजिक्स ने स्टैंडर्ड सिंबल बनाए हैं, वैसे ही केमिस्ट्री ने भी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड सिंबल बनाए हैं। और जो सिंबल है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं। आप उसका इस्तेमाल यहाँ करो या विदेश में करो, उसका मतलब सभी जानते हैं कि अगर H लिखा है तो उसका मतलब हाइड्रोजन ही होता है, O लिखा है तो उसका मतलब ऑक्सीजन ही होता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सिंबल H और O नहीं थे। सिंबल की शुरुआत डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने सिंबल दिए थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए उसने सिंबल दिया था इस तरीके का, जैसे कॉपर के लिए उसने सिंबल दिया था इस तरीके का। अब ऐसे ऐसे सिंबल बनाए गए। अब इनको याद करना काफी मुश्किल हो गया था, तो उसके बाद जे बर्नौलीज ने सिंबल बनाए। उसके अकॉर्डिंग उसने जो एलिमेंट्स का नेम है, एलिमेंट्स का नेम, उसके फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। उनके इंग्लिश नेम और लैटिन नेम से उनका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट से नेक्स्ट लेटर को चूज किया गया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो काफी एक इजी मेथड था। उसके द्वारा ये प्रपोज किया गया और ये फिर यूनिवर्सल हो गया ये मेथड। अब यहां मैंने बात लिखी है कि फर्स्ट लेटर एंड नेक्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। देखो, जो साइंस है आज हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, कई जगह हिंदी में भी पढ़ी जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो स्टार्टिंग साइंस है वो लैटिन लैंग्वेज से ही है। लैटिन के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो उनके नेमिंग है वो इंग्लिश और लैटिन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनके फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट लेटर की क्या बात है। अब जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका सिंबल सिर्फ H से ही काम चल जाता है। ऑक्सीजन की बात करें, ये सिर्फ सिंबल है, O मतलब ऑक्सीजन, H मीन हाइड्रोजन, लेकिन जब इनको रिप्रेजेंट करना होता है तो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये कंबाइंड फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर। अब जो सिंगल है, जो अदर नेम नहीं मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक ही है, इसका कोई अदर नाम नहीं है। हीलियम एक ही है, उस जैसा अदर नाम नहीं है। ऑक्सीजन एक ही है, उस जैसा अदर नाम नहीं है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पर सेम नेमिंग के आ जाते हैं, जिनका फर्स्ट लेटर सेम हो। कई जगह ऐसे भी होते हैं जिनका सेकंड लेटर सेम हो, कई जगह ऐसे आते हैं जिनका नेक्स्ट लेटर भी सेम हो। तो ऐसे में क्या किया जाता है? अब सबसे पहले जैसे कार्बन आता है, इनमें कार्बन के लिए सिंबल इस्तेमाल किया गया C। उसके बाद कैल्शियम, अब C आ गया तो यहां पर हमने Ca नेक्स्ट लेटर, क्लियर, फर्स्ट लेटर एंड नेक्स्ट लेटर। फर्स्ट आ गया, सेकंड हमने ले लिया इसका Ca। अब फर्स्ट और सेकंड आ गया क्लोरीन। अब दिक्कत आ गई यहां, अब इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम, तो उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों उठा लिए गए। क्लियर? नेमिंग के लिए फर्स्ट लेटर और फर्स्ट और नेक्स्ट लेटर। इंग्लिश नेम हमने यहाँ इंग्लिश नेम को चूज किया है और कई जगह उनका लैटिन नेम, वहां से फर्स्ट और सेकंड लेटर उठाया है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर टू ऑल? तो ऐसे नेमिंग दी गई है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर
सभी एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड किया गया है कि उनके इंग्लिश नेम और जो लैटिन नेम है उनको चूज किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, वो इसके इंग्लिश नेम से है, हीलियम की इंग्लिश नेम से है, लिथियम की इंग्लिश नेम से है, कार्बन की इंग्लिश नेम से है, नाइट्रोजन इंग्लिश नेम से है, ऑक्सीजन इंग्लिश नेम से है, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, आर्गोन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, निकेल है, क्रोमियम है, जिंक है, आयोडीन है, बेरिलियम है, कोबाल्ट है। ये कुछ ऐसे नेम है जो इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं, क्योंकि इन जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है जब इन ही जैसा ऐसे सेम लेटर के हमें मिले, तब उनके हमने क्या किया, लैटिन के अकॉर्डिंग उठाया गया। अब अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर जो क्यूप्रम है, जिसका लैटिन लैंग्वेज के अंदर नेम क्यूप्रम है, तो यहां से कॉपर का नाम Cu दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का सिंबल Na है, जो नेट्रियम यानी लैटिन जो नेम है वो नेट्रियम है, यहां से सोडियम को उठाया गया है। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल K है, जबकि पोटेशियम P से शुरू होता है। क्लियर। ऐसे ही आपको टेबल मिलेगी आपके बुक के अंदर, जिसके अंदर उसकी नेमिंग है, वो नेमिंग आपको याद रखनी है। उस लगभग कुछ एक मेटल आप एलिमेंट्स इससे याद कर लेना इंग्लिश वाले, और कुछ एक, ये तो बहुत कम है, ये तो आप सारे ही कर लो तो बढ़िया रहेगा। लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो नाम है, सोडियम, पोटेशियम है, आयरन है। ठीक है। तो नेक्स्ट, और जो नेमिंग देने का नाम है मैंने आपको पहले बताया, IUPAC का है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास। अब देखिए, वैसे तो हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है वो हम कभी स्मॉल क्वांटिटी में तो लेते नहीं है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी हम नेक्ड आई से ना देख सकते हैं और ना ही उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड मास लेना बहुत जरूरी था। अब देखो, जितने एलिमेंट है सबका मास अलग अलग है। अब एक कोनिवेंस यूनिट बनाने की जरूरत थी ताकि उस मास को उसके साथ कंपैरिजन किया जाए। मैं आपको एक बार फिजिक्स के एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमने स्टैंडर्ड मास लिया केजी, किलोग्राम, दैट इज अ स्टैंडर्ड। डिस्टेंस के लिए लिया मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए लिया सेकंड। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट है और दिल्ली फिजिक्स लैब के अंदर ये स्टैंडर्ड यूनिट 1 केजी की आप देख सकते हो। सबसे पहले 1 केजी बनाया गया, उसको भी किसी न किसी के साथ मेजर किया गया। अब उसके बाद जो भी मास है वो इसके साथ मैच किया गया। मान लीजिए किसी का मास 10 केजी है, तो हम ये नहीं कह, हम अब इसको क्या डिफाइन करेंगे कि इसमें 1 केजी 10 टाइम्स आया है। 1 केजी 10 टाइम्स, यानी 1 केजी के साथ इसको कंपेयर किया गया है और 1 केजी उसके अंदर 10 टाइम्स है, इसलिए हम उसको 10 केजी बोलते हैं। कोई डिस्टेंस है मान लीजिए 50 मीटर, तो ये अगर एग्जैक्ट इसको बोला जाए तो 1 मीटर के साथ कंपैरिजन किया गया है और 1 मीटर यहाँ 50 टाइम्स आया है, इसलिए इसको 50 मीटर बोला गया है। यानी उस डिस्टेंस को मीटर के साथ कंपेयर किया गया। मीटर, मीटर, मीटर और मीटर, ऐसे मीटर को मेजर किया गया 1 मीटर को, और 1 मीटर कितने टाइम आया है उसके आगे हमने लिख दिया 50 मीटर। यानी ये सिंगल एम है, सिंगल एम 50 टाइम्स, सिंगल केजी 10 टाइम्स, सिंगल केजी 100 टाइम्स, सिंगल केजी 50 टाइम्स, सिंगल केजी 500 टाइम। क्लियर टू ऑल? यानी हमने एक स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया है। अब वो मास जो कि हम नेग्लिजिबल लेते भी नहीं है, हमारे पास तो जो भी मैटर है वो नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, और उसके अंदर कोई एक सिंगल एटम तो होता नहीं है, उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। और मिलियंस ऑफ एटम के मास को कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, AMU या सिंपल U भी बोल देते हैं इसको। एटॉमिक मास यूनिट, इसका नेम AMU और सिंपल U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सबसे छोटे एटम की बात करूं या सबसे छोटे एलिमेंट, क्योंकि सिंगल एटम की बात करूं, तो उसका मास होता है 1.673 10⁻24 ग्राम। वेरी 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 नेग्लिजिबल, और जिसको मेजर करना काफी मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया गया, कार्बन 12
एटम के मास का 1/12 किया गया, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 किया गया और उसको नाम दिया गया 1U। क्लियर टू ऑल? और अब सभी एलिमेंट्स का जो मास है इस 1U के साथ कंपेयर किया गया। अब इसको एक बार ध्यान से समझिए आप। कार्बन 12 जिसका खुद का मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? सॉरी 23 ग्राम, 1.96। और इसका फिर 1/12 किया गया और 1/12 करने के बाद हमको क्वांटिटी मिली 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और दैट इज नोन एज अ 1U। अब 1U ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है, स्टैंडर्ड यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब सभी एलिमेंट्स का मास इसके साथ ही कंपैरिजन किया जाएगा। अब जो कि हाइड्रोजन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी एग्जैक्ट इक्वल टू 1U। ये क्यों किया गया? क्योंकि अब इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना और पढ़ना काफी मुश्किल होता है। जैसे मैं बात करूं मेगा, अब छोटी यूनिट की बात करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम ठीक है कि हम 100 तक पढ़ लें तो अच्छा है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद टन आता है, क्विंटल आता है, टन आता है। तो ये टन, क्विंटल ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इतनी बड़ी रकम को बार बार पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। उसको शॉर्ट टर्म में बना दिया हमने। तो मीटर को चेंज कर दिया किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर, अब मैं पढ़ूं 1000 मीटर, अब मैं पढ़ूं 1 किलोमीटर, कन्वीनियंस के लिए, ताकि उस यूनिट को बहुत छोटा कर दिया जाए, पढ़ने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो, यूज करने में भी आसानी हो, इस तरीके से। अब मैं किसी का मास पढ़ना है, हाइड्रोजन के मास से ले लो 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब मैं इसको लिखूं 0.000000016। अब इतना लिखना हो और उससे सिंपल मैं सिर्फ कह दूं 1U। हाँ, लेकिन ये तब भी अच्छा लगता है जब आपको 1U की वैल्यू का पता हो। क्लियर? अब मैं 1 किलोमीटर पढ़ता हूँ, बोल दिया, मैं भी समझ गया, अगला भी समझ गया, जिसको समझाना है वो भी समझ गया। लेकिन अगर हमें खुद नहीं पता कि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है तो इसका कोई फायदा नहीं है। यानी किलो का मतलब होता है 1000, 1000, सिर्फ के का मतलब। ठीक है? अगर m आ जाए तो उसका मतलब होता है 10⁻6 यानी 1 लाख। और आजकल तो डिजिटल हो चुका है, फेसबुक, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, आपने देखा होगा, यूट्यूब यूज करते हैं, वहां लिखा था 1K, 20K। इस K का मतलब क्या होता है? 1000। अब कितना लिखे? 20,000, उससे अच्छा 20K लिख दिया। अब लिखें कि इसके फॉलोवर 1 लाख हैं, उससे अच्छा लिख दिया 1 मिलियन है, 1M। क्लियर? यानी किसी फिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना, कन्वीनियंस बनाना, इजी टू यूज करना, उसके लिए स्मॉलर किया गया है और स्मॉलर 1U हो गया। 1U का मतलब इतना मास हो गया, दैट इज अ -24 ग्राम के इक्विवेलेंट। अब इसको मैं बार बार इतना लिखने के बजाय 1U लिख दूंगा और सभी का मास 1U से कंपैरिजन करूंगा। अब मैं बात करता हूं कार्बन की। कार्बन का मास अगर मैं अब पढ़ूंगा तो वो 12U होगा। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ग्राम में बताओ तो मैं क्या कहूंगा? इसको ग्राम में बताने के लिए 12 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मैंने इसको ग्राम में चेंज करना है तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलूंगा तो 12U, क्योंकि इसका U के साथ कंपैरिजन हो चुका है और U की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और अब किसी का भी मास कंपेयर करना है तो U के साथ ही करते हैं। अब अगर कार्बन की बात हो गई 12, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन दैट इज 14U, ऑक्सीजन की बात करता हूँ दैट इज 16U। यानी अब ऑक्सीजन का मास ग्राम में बताना हो तो दैट इज 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन अब मेरे को इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 16U से मेरा काम चल गया है और मेरे को पता है 16U का मतलब क्या होता है। इस तरीके से ही कंपैरिजन करना है
सभी के मास को, दैट इज अ एटॉमिक मास यूनिट। नाउ हाउ द एटम एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट करता है कैसे? देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट है, एलिमेंट एटम से बनते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, वो उनके नेचर पर डिपेंड है। अब मैं बात करता हूं नोबल गैसेज की, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप, उसको नोबल गैसेज, अनरिएक्टिव गैसेज भी बोला जाता है। अब ये ऐसी गैसेज है, ये सिंगल में मिलती है, हीलियम है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, आर्गोन है, ये गैसेज ये सिंगल एटम में ही मिलती है, नेचर में ऐसे ही मिल जाती है, इनके साथ कोई अदर एटम कंबाइंड में नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड में मिलेगा O2, हाइड्रोजन कंबाइंड में मिलेगी H2। ये अनरिएक्टिव होने की वजह से कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती है, ये नेटिव स्टेट में मिलती है। नेटिव का दूसरा नाम होता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में हमें ये मिलती है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं मिलती। इन गैसेज को छोड़कर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमें लगभग मिलते हैं, वो सारे के सारे लगभग कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एटम दो फॉर्म के हमें मिलता है, कंबाइंड फॉर्म होती है वो कंबाइंड फॉर्म। तो वो कंबाइंड फॉर्म फर्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल में, और सेकंड फॉर्म क्या है, आयन में। यानी हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड आयनिक फॉर्म। क्लियर? तो आज का सेशन यही और होता है। आपको एटम, एटॉमिक मास और सिंबल वो पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़ लेना अच्छे से। कल हम करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयन क्या होते हैं और कैसे किस फॉर्म में वो रहते हैं। थैंक यू।